हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास टेंथ। जितने खुश आप लोग हैं ना क्लास टेंथ में आके, उससे ज़्यादा खुश मैं हूँ क्लास टेंथ का वीडियो बना के। ठीक हुई बात। मुझे नहीं पता था कि क्लास नाइन्थ के बच्चे टेंथ में भी कहेंगे कि मैम हमारे लिए वीडियो बनाओ। सच में मैं बहुत खुश हूँ, सच में। चलो, तो फर्स्ट जो चैप्टर है उसका नाम क्या है? द यूनियन पार्लियामेंट। इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? इसमें हम लोग पहले तो देखेंगे कि फेडरलिज्म क्या है, इंडिया में कैसे फेडरल सेटअप काम करता है, लोकसभा क्या है, लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं, उन मेंबर्स का क्वालिफिकेशन क्या है, लोकसभा में जो स्पीकर होता है उसका रोल क्या है, उसके फंक्शंस क्या हैं। फिर हम लोग देखेंगे भाई कि राज्यसभा में कितने मेंबर्स होते हैं, उनका कंपोजिशन क्या है, राज्यसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है। फिर हम लोग देखेंगे भाई जो हमारा यूनियन पार्लियामेंट है उसके पार्ट्स और फंक्शंस क्या हैं, एक्सक्लूसिव पावर्स क्या दिए गए हैं ये दो हाउसेस को, कौन से, लोकसभा और राज्यसभा को, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर क्या होता है, मोशन ऑफ थैंक्स हम किसको कहते हैं, क्वेश्चन आवर में क्या होता है, एडजर्नमेंट मोशन में क्या होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या है। ये सारी ही चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा। प्रोसीजर ऑफ लेजिस्लेशन मतलब लॉ बनाने का जो पूरा प्रोसेस है वो क्या होता है, कौन कौन उसमें पार्ट लेते हैं। देन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कभी हमें ऐसे लगे कि हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना है, संविधान को चेंज करना है, अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंज करना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। ठीक है। अब बेटा क्या है पार्लियामेंट? पार्लियामेंट सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी है। पार्लियामेंट को कैसे बोलोगे आप? पार्लियामेंट इज सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ इंडिया। ठीक हुई बात। तो जो टर्म है पार्लियामेंट उसका मतलब होता है सेंट्रल अथॉरिटी, जिसका काम है कानून को बनाना। ठीक हुई बात। और अपनी पावर को, अपने कंट्रोल को किसके ऊपर भी एक्सरसाइज करना? यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जितने भी सेंट्रल मिनिस्टर्स होते हैं ना, भले वो आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, आपका एचआरडी मिनिस्ट्री हो, आपके एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हो, उन सब के ऊपर भी नज़र रखने का काम किसका होता है? पार्लियामेंट का। ठीक है बात। भले वो एस जयशंकर हो, निर्मला सीतारमन हो या अमित शाह हो, इन सब के ऊपर एक चेक रखता है कौन? हमारा पार्लियामेंट। ठीक है बात। और उन इश्यूज को भी कंसिडर करता है बच्चा जो सिटीजन से डायरेक्टली जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। और हमारे नेशनल बजट को पास करता है। तो ऑल इन ऑल पार्लियामेंट क्या है? एक सेंट्रल अथॉरिटी है जो लॉज बनाती है, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर कंट्रोल रखती है, एक चेक रखती है, वो जितने भी इश्यूज जो जनरल पब्लिक से, सिटीजन से रिलेटेड होते हैं उनको भी कंसीडर करती है और नेशनल बजट को पास करती है। क्या इतनी चीज़ें क्लियर है? चलो, अब बेटा जितने भी पार्लियामेंटेरियंस मतलब पार्लियामेंट में इलेक्टेड जितने भी लोग हैं उन्हें क्या कहते हैं? इलेक्टेड, सेलेक्टेड, नॉमिनेटेड जितने भी लोग होंगे ना पार्लियामेंट के, उन्हें कहते हैं पार्लियामेंटेरियंस। ठीक हुई बात। इनका लीडरशिप का भी रोल होता है। क्यों होता है बेटा? क्योंकि ये लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को, भले वो स्टेट लेवल पे इलेक्ट हुआ हो या लोकल लेवल पे। मतलब जितने भी एमएलएज होंगे, एमपीज होंगे, मेयर होंगे, सरपंच होंगे, उन सब को भी कहीं ना कहीं गाइड करने का काम भी कौन करते हैं? हमारे पार्लियामेंटेरियंस करते हैं। जो हमारा पार्लियामेंट है वो ट्रू रिप्रेजेंटेशन है वी द पीपल ऑफ इंडिया का। कैसे ये ट्रू रिप्रेजेंटेशन है वी द पीपल ऑफ इंडिया? आप लोगों ने बेटा 6th क्लास से आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है ना सिलेबस में। तो जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हो, प्रियम्बल को पढ़ते हो, तो प्रियम्बल में शुरू ही ऐसे होता वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब हम भारत के लोग, हम इंडिया के जो लोग हैं उनका ट्रू रिप्रेजेंटेशन क्या है? पार्लियामेंट है। कैसे है? क्योंकि बेटा हमारी पार्लियामेंट में हर रीजन से मेंबर सिलेक्ट होके आए हैं, हर कम्युनिटी के लोग यहाँ पर हैं, भले वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर फेथ से व्यक्ति हमारी पार्लियामेंट में बैठा है। ठीक हुई बात। जो पार्लियामेंट है उसे रिकॉग्नाइज किया था एज द सिंबल ऑफ नेशंस होप एंड एस्पिरेशन, कि भाई ये वो बिल्डिंग है जो लोगों की होप, लोगों की जो एस्पिरेशन, जो एक्सपेक्टेशंस है फ्यूचर को लेके, जो लोगों की आशाएं हैं उसको पूरा करने के लिए बनी है ये बिल्डिंग। और अब तो बन गई है हमारी न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। देखी होगी आप लोगों ने, बड़ी सुंदर सी है। नाउ फेडरल सेटअप इन इंडिया। अब हम लोग देखेंगे भाई कि इंडिया में फेडरलिज्म कैसे काम करता है। ठीक है। जो हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बताता है
कि हमारी कंट्री की जो सरकार रहेगी, जो गवर्नमेंट रहेगी, वो फेडरल स्ट्रक्चर में रहेगी। ठीक है बात। अब फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है? फेडरल स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होता है बेटा जहाँ पे पावर का डिवीजन होता है। पावर सेंट्रल अथॉरिटी और कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट में डिवाइडेड होती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल लेवल में जब डिसीजन मेकिंग पावर का डिवीजन हो तो उसे ही हम बोलते हैं फेडरल स्ट्रक्चर। ठीक है बात। अ फेडरल सेटअप इन्वॉल्व्स ड्यूअल गवर्नमेंट। फेडरल सेटअप में ड्यूअल गवर्नमेंट होती है या मोर देन ड्यूअल गवर्नमेंट भी होती है। इंडिया के केस में सिर्फ सेंटर और स्टेट नहीं है बेटा, लोकल लेवल गवर्नमेंट भी है ना। तो जो फेडरल सेटअप होता है उसमें ड्यूअल गवर्नमेंट होती है, एक नेशनल गवर्नमेंट होगी। ठीक है, नेशनल गवर्नमेंट बोले तो समझ में आ रही है? हमारी कंट्री की जो यूनियन गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल लेवल पे पूरे इंडिया के लिए प्लानिंग कर रही है, लॉज बना रही है, उसको हम क्या कहते हैं? नेशनल गवर्नमेंट। और एक होगी द गवर्नमेंट एट स्टेट लेवल या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि भाई इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि क्या है? भारत है, वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है। यूनियन ऑफ स्टेट्स मतलब जितने भी स्टेट्स थे वो साथ में आए, उन्होंने यूनियन बनाया और तब बना इंडिया। ठीक कोई बात। इट मीन्स दैट देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड फाइनेंशियल पावर्स। मतलब ये जो यूनियन ऑफ स्टेट है इसमें प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव बोले तो लॉ बनाने का जो काम है। एग्जीक्यूटिव मतलब वो लोग जो लॉज को ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट करेंगे। फाइनेंशियल पावर किस किस में ये पावर डिवाइडेड है? यूनियन गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में। ठीक कोई बात। फिर से एक बार सुनना, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिक्लेयर करता है, क्या डिक्लेयर करता है? इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो भारत है वो यूनियन है स्टेट्स का। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में पावर्स डिवाइडेड होंगी रिगार्डिंग व्हाट? रिगार्डिंग फाइनेंशियल मैटर, लेजिस्लेशन एंड एग्जीक्यूटिव। ठीक है बात। चलें आगे। चलो अब इम्पॉर्टेंट क्या है फेडरल सेटअप का? बेटा कोई भी कंट्री जिसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस हों, बहुत सारे रीजन हो, बहुत सारे रेसेस हों, कस्टम हो, ट्रेडिशन हो, उस कंट्री में फेडरल गवर्नमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि एक सेंटर में बैठे बैठे ही, एक पर्टिकुलर एरिया में बैठे बैठे आप हर डाइवर्स रीजन के लिए डिसीजंस नहीं ले सकते। ठीक है, इसीलिए हम स्टेट को ऑटोनॉमी देते हैं कि भाई आपको जैसा लगे अपने स्टेट के ट्रेडिशन कस्टम के हिसाब से आप डिसीजन खुद ले लो। ठीक कोई बात। चलो कंट्रीज जहाँ पर लोग डिफरेंट रेसेस से, रीजन से, रीजन मतलब जगह, रिलीजन बोले तो धर्म, रीजन मतलब डिफरेंट रेस से हों, डिफरेंट जगहों से हों, उनके अपने अपने कस्टम हो, अपनी अपनी भाषाएं हों, ऐसी कंट्री में फेडरलिज्म होना ही चाहिए। फेडरेशन सीम्स टू बी ओनली प्लान टू कीप देम यूनाइटेड। तो फेडरेशन या फेडरलिज्म ही एक ऐसी चीज़ होती है जिसके थ्रू हम पूरी कंट्री को यूनाइटेड रख पाएंगे। जो फ्रेंच थे और जो इंग्लिश थे कनाडा में, वो डिसअग्रीड थे। किस बात के लिए? बहुत सारे मैटर्स के लिए वो बोलते थे नहीं यार ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, तुम ऐसा नहीं करो, हम ऐसा नहीं करते हैं। पर बेटा इन दोनों कम्युनिटीज़ में जितने भी डिसएग्रीमेंट थे उनको ख़त्म करने का काम किया फेडरेशन ने। जब कनाडा एक फेडरेशन बन गया, इंग्लिश और फ्रेंच दोनों ने एक दूसरे को ज्वाइन किया, तो ये जो मैटर्स थे जिन पे वो स्ट्रॉन्गली डिसएग्री होते थे, धीरे धीरे करके वो एक दूसरे के साथ एग्री होने लगे। ठीक है, ऐसा होता क्यों है बेटा? क्यों डिफरेंसेस आते हैं? कई बार लैंग्वेजेस की वजह से आते हैं, कई बार कल्चर की वजह से आते हैं। डिफरेंट रीजन्स में अलग अलग कस्टम होता है, अलग अलग ट्रेडिशन होता है, लैंग्वेज होती है। ठीक है, मोतीलाल नेहरू कौन थे बेटा? मोतीलाल नेहरू थे इंदिरा गांधी के दादाजी पंडित जवाहरलाल नेहरू के पापा जी। मोतीलाल नेहरू के ही बेटे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उन्होंने 1928 में ये बात कह दी थी कि इंडिया जब भी आज़ाद होगा तो फेडरल सेटअप में ही रहेगा, एक फेडरल कंट्री बनेगा। क्या बात समझ में आ गई? चलो देखो फिर से देखते हैं एक बार कि फेडरल सेटअप में ड्यूअल गवर्नमेंट होती है, एक नेशनल गवर्नमेंट होती है और एक स्टेट की गवर्नमेंट होती है। ठीक कोई बात। फिर हम लोगों ने देखा कि हमारी कंट्री, जिसे हम क्या भी कहते हैं, इंडिया भी कहते हैं, भारत भी कहते हैं, यहाँ पर फाइनेंशियल, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव पावर्स सेंटर और स्टेट में, यूनियन और स्टेट में डिवाइडेड है। फिर हमने देखा कि क्या इंपॉर्टेंस है फेडरल सेटअप की। भाई एक कंट्री जहाँ पर इतने डाइवर्स रीजन हो, डिफरेंट रेसेस हो, कस्टम हो, लैंग्वेजेस हो, तो यहाँ पर तो हमें फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। क्योंकि जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि कनाडा में फ्रेंच भी थे, इंग्लिश भी थे, ये बहुत बातों पे बहुत स्ट्रांगली डिसएग्री करते थे, पर जब फेडरेशन बना तो ये एक दूसरे के साथ अग्री करने लगे।
ठीक है। तो मोतीलाल नेहरू कौन है बच्चा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के पापा। इन्होंने 1928 में ही कह दिया था कि इंडिया में फेडरल सेटअप रहेगा। अब हम देखेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वो कौन से फीचर्स हैं जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बताते हैं या बनाते हैं। पहला, ड्यूअल गवर्नमेंट। हमारे इंडिया में 2 सेट्स हैं पॉलिटिकल एंटिटीज़ के। ठीक है, हमारे इंडिया में हमने 2 सेट्स ऑफ अथॉरिटी देखे हैं। ठीक है, एक होती है गवर्नमेंट जो पूरी कंट्री की होती है, जिसे हम यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं। दूसरी होती है गवर्नमेंट ऑफ कंपोनेंट यूनिट्स, जिसे हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। हर व्यक्ति जो इंडिया में रह रहा है उसको 2 सेट्स ऑफ लॉज के अंदर रहना पड़ता है। ठीक है, उसे स्टेट गवर्नमेंट की बात भी माननी पड़ती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात भी माननी पड़ती है। द लॉज ऑफ हिज स्टेट, जैसे कि वो भले आंध्र प्रदेश का हो, मध्य प्रदेश का हो, गुजरात का हो, उत्तर प्रदेश का हो, बंगाल का हो, असम का हो, बिहार का हो, कहीं का भी हो। अब 28 स्टेट्स के तो नाम हम नहीं लेंगे बेटा, पर वो किसी भी स्टेट का हो, उस स्टेट की तो लॉ मानेगा ही मानेगा। और एक लॉ वो भी मानना पड़ेगा उसको जो सेंटर में बना होगा। मतलब सेम सिटीजन को गवर्न करते हैं स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, पर इन दोनों का एरिया प्रॉपरली अलग अलग होता है। स्टेट को अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है और सेंटर को अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ पावर्स। ठीक है, अब हमने तो ये बोल दिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट भी गवर्न करेगी, स्टेट भी गवर्न करेगी, हम अलग परेशान। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन राइटर्स ने इस बात को इंश्योर किया कि भाई तुम बिल्कुल परेशान नहीं होगे, हम सब कुछ क्लियर करके जाएंगे। तो इन लोगों ने पावर को डिवाइड कर दिया। लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर्स यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की, यूनियन गवर्नमेंट की अलग होंगी और स्टेट गवर्नमेंट की अलग होंगी। वो सब्जेक्ट जिनका कंट्री के लेवल पे, नेशनल लेवल पे इम्पोर्टेंस था, जैसे कि डिफेंस। अब डिफेंस तो बेटा किसी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना। अब जो इधर पे जो स्टेट होगा वो बोलेगा मुझे बॉर्डर से क्या लेना देना, मुझे बॉर्डर से क्या लेना देना, मैं तो यहाँ बैठा हूँ, जब तक तुम पे अटैक होगा मैं अपने आप को प्रिपेयर कर ही लूँगा। तो ये जो बॉर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिफेंस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो दे दी किसको? नेशनल गवर्नमेंट को। फॉरेन अफेयर्स, अब इंडिया रशिया के साथ कैसे रिलेशंस रखेगा, यूएस के साथ कितना ट्रेड करेगा, कैसे रिलेशन होंगे, है ना, इजराइल को मान्यता देगा कि नहीं देगा, ये सब फॉरेन अफेयर्स कौन डिसाइड करता है बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती ना तो अब तक तो पता नहीं क्या होता। करेंसी, मुद्रा, पैसे, है ना, मनी, इस सब में भी डिसीजन लेने का राइट सिर्फ और सिर्फ किसको दिया गया है बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट को, यूनियन गवर्नमेंट को। ठीक है, तो वो जितने भी सब्जेक्ट जो हमें नेशनल इंपॉर्टेंस के लगते हैं, जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, इन्हें हमने किसको दिया है? नेशनल गवर्नमेंट को दिया है। पर कुछ चीज़ें जो हमें लगती थी नहीं यार एक स्टेट लेवल पे प्रॉपरली मैनेज हो सकती हैं, जैसे पुलिस, है ना, एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ, इसे हमने स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया है। अब देखो बेटा, जरा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, जैसे एक मिनट बस। हाँ, यहाँ पर राजस्थान, यहाँ पर मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, यहाँ होती है भयंकर बारिश, इतनी बारिश के दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश मौसम और चेरापूंजी में होती है। ये है डेजर्ट, थार डेजर्ट, है ना। तो मुझे एक बात बताओ, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ बैठे बैठे इनके लिए और इनके लिए एक जैसी प्लानिंग कर सकती है एग्रीकल्चर को लेके? बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर का पैटर्न इस एग्रीकल्चर पैटर्न को या मेघालय मिजोरम के एग्रीकल्चर पैटर्न से बिल्कुल अलग होगा। तो इसीलिए हमने एग्रीकल्चर स्टेट को दे दिया। क्या बात समझ में आ गई? अब कंट्री की बॉर्डर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ले ली सेंट्रल गवर्नमेंट ने, पर बेटा डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशन, वेरिड जोग्राफिकल लोकेशन होने के कारण हमने एग्रीकल्चर किसको दे दिया? स्टेट को दे दिया कि भाई आपके स्टेट में जो कुछ अच्छे से आप कर सकते हैं एग्रीकल्चर में वो आप करें। ठीक है, चलो, तो फर्स्ट जो हमने पढ़ा वो था कि हम इंडिया में कैसे फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला, ड्यूअल गवर्नमेंट है, सेंटर की गवर्नमेंट अलग है, स्टेट की अलग है। इवन हमारे इंडिया में तो 3 टियर सिस्टम है, जिसमें हमने लोकल गवर्नमेंट को भी इंट्रोड्यूस किया। फिर डिविजन ऑफ पावर हमने देख लिया कि भाई कुछ मैटर्स हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रखे हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट को दे रखे हैं, और बेटा कुछ मैटर रेसिड्री लिस्ट में भी होते हैं, कुछ कॉन्करेंट लिस्ट में भी होते हैं। मुझे वही समझ में नहीं आ रहा कि आपकी बुक कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर बात क्यों नहीं कर रही है या रेसिड्री लिस्ट के ऊपर बात क्यों नहीं कर रही है।
मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, ओवरव्यू दे देती हूँ, हो सकता है किसी और पब्लिशर की बुक में आपको मिल जाए। कॉन्करेंट लिस्ट में वो सारे आइटम्स आएंगे जिनमें स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों डिसीजन ले सकते हैं, जैसे मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन। और फिर रही आपकी रेसिडरी लिस्ट, तो रेसिडरी लिस्ट में वो मैटर्स हैं, वो उन चीज़ों को हमने डाला है जो कॉन्स्टिट्यूशन के बनते टाइम तक नहीं थी, जैसे सॉफ्टवेयर, IT, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है, उन्हें उनकी अथॉरिटी कहाँ से मिलती है? कॉन्स्टिट्यूशन से। मतलब ऐसा नहीं कि अंड बंड कोई भी काम सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी अपने हिसाब से, कोई भी काम स्टेट गवर्नमेंट करेगी, ना 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 ना। जो कॉन्स्टिट्यूशन बोलेगा ना, बस वही काम ये लोग कर सकते हैं। और बेटा इसी चक्कर में जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है वो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर कंट्रोल नहीं जमा सकती। क्यों? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को पता है कि हमारे राइट्स क्या है, हमारे ड्यूटीज़ क्या है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट इसीलिए अननेसेसरी इंटरफेरेंस नहीं कर सकती स्टेट गवर्नमेंट के साथ। क्यों? क्योंकि उसको भी पता है भाई कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है वो लिखा है। तो हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है बेटा। सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी सप्रेस नहीं कर सकती स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी पावर है, जिसको कौन गारंटी देता है? कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है बात। इन द स्पेयर्स असाइन टू देम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जितने भी मैटर्स स्टेट गवर्नमेंट को दिए गए उनमें डिसीजन लेने की पूरी सोवरेन पावर उनके पास है। क्यों है? क्योंकि ऐसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल इंटरप्रेटर एंड गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी अगर कोई बात स्टेट गवर्नमेंट अलग तरीके से इंटरप्रेट करती है, समझती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट अलग से समझती है, उसका इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से निकालती है, तो सुप्रीम कोर्ट बोलती है इधर आओ, ज़्यादा होशियार नहीं बनो। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी कुछ लिखा है ना, उसको इंटरप्रेट करने की, उसको समझने की और समझाने की शक्तियाँ हमारे पास हैं बेटा, सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो तुम्हें जो ना समझ में आए आपस में ना लड़ो, हमारे पास आओ, हम बताएंगे कि किसका क्या मतलब है। तो बेटा कॉन्स्टिट्यूशन को गार्ड भी सुप्रीम कोर्ट करता है और उसका इंटरप्रिटेशन भी सुप्रीम कोर्ट ही करता है। अब देखो आप लोग क्या लिखेंगे इसके अंदर, अगर सेंटर और स्टेट अपनी लिमिट से बाहर जाए, काम करने लग जाएं, ठीक है, तो इस तरीके से काम करना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा ना चले, स्टेट गवर्नमेंट कुछ उल्टा सीधा ना करे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट सेटल करेगा डिस्प्यूट्स को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और किसी भी स्टेट के बीच में होंगे। तो ठीक हुई बात। जब भी सेंटर स्टेट लड़ेगा तो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास है? कोर्ट्स के पास है। ठीक है। दो स्टेट आपस में लड़ने लग जाएं, एक स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट से लड़ने लग जाएं, तो इन सब में फैसला कौन सुनाता है? सुप्रीम कोर्ट। इसीलिए हम कहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो फाइनल इंटरप्रेटर है और गार्जियन है किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है बात। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा होशियार ना बने, स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादा अपनी अपनी ना चलाएं, इन दोनों को कंट्रोल में रखने के लिए कौन बैठा है बेटा? सुप्रीम कोर्ट। बेटा अब हम पढ़ेंगे लोकसभा को। अगर हम इंडियन पार्लियामेंट की बात करें तो उसमें 3 मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं बेटा। पहला होता है प्रेसिडेंट, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। ठीक है। लोकसभा राज्यसभा से अगर कोई बिल पास हो भी जाए तो वो तब तक लॉ नहीं बन पाएगा जब तक प्रेसिडेंट उस पर अपना असेंट ना दे दे, अपना सिग्नेचर ना कर दे। आई बात समझ में? तो जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है इंडियन पार्लियामेंट के वो है प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस। ठीक है। पहला है हाउस ऑफ द पीपल, जिसे बाद में हमने क्या कहा? लोकसभा। दूसरा है काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जिससे आज हम किस नाम से जानते हैं? राज्यसभा के नाम से जानते हैं। ठीक हुई बात। तो द हाउस ऑफ द पीपल रीनेम्ड लेटर एज लोकसभा। पहले से हाउस ऑफ द पीपल कहते थे, बाद में उसे लोकसभा कहा गया। ठीक है बात। पहले हम राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते थे। इतनी बातें तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। हाउस ऑफ पीपल लोकसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा। जो यूनियन पार्लियामेंट है वो इनकम्प्लीट है बेटा प्रेसिडेंट के बिना। प्रेसिडेंट अगर नहीं है तो यूनियन पार्लियामेंट क्या है? इनकम्प्लीट है। जो प्रेसिडेंट होता है वो पार्लियामेंट में बैठता तो नहीं है, पर वो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस को एड्रेस कर सकता है जब चाहे तब। ठीक है। एक हाउस को भी कर सकता है, दोनों हाउस को भी कर सकता है, दोनों में से किसी भी हाउस को समन भी कर सकता है, किसी को मतलब
बुला भी सकता है मीटिंग के लिए और उनकी मीटिंग को ख़त्म भी कर सकता है। इतनी पावर हमारे प्रेसिडेंट के पास होती है। ये अपना कोई भी मैसेज भी पार्लियामेंट को भेज सकता है। मोर ओवर इसके अलावा बेटा एक बिल पार्लियामेंट से पास हो भी जाए पर वो जब तक लॉ नहीं बनेगा, जब तक उस पर प्रेसिडेंट अपना असेंट ना दे दे, अपनी सिग्नेचर ना कर दें। अब बेटा हम टर्म या ड्यूरेशन की बात करेंगे बेटा कि भाई लोकसभा कितने सालों के लिए होती है, तो लोकसभा 5 ईयर्स के लिए होती है। इनका जो टर्म है वो कितना है, 5 ईयर। पर कई बार इसके पहले भी वो डिसॉल्व हो जाती है और इमरजेंसी लगी हो तो इसको 1 साल तक हम बढ़ा भी सकते हैं। मतलब अगर आपकी कंट्री में इमरजेंसी लगी हो तो 5 साल की जो लोकसभा होती है वो 6 साल तक बढ़ाई भी जा सकती है। और अगर आपकी जो सरकार है वो कोलिशन की गवर्नमेंट हुई और कोई कोलिशन पार्टनर आपसे अलग हो गया तो बीच में भी गिर सकती है। कई बार विदाउट कोलिशन गवर्नमेंट भी बीच में गिर जाती है तो पहले भी सरकार खत्म हो सकती है, मतलब डिसॉल्व हो सकती है। देखो एक एग्जांपल मैं बताती हूँ। बीजेपी की गवर्नमेंट बोले तो इन्होंने अपना एक अलायंस बनाया था जिसे हम बोलते हैं एनडीए। ठीक है, एनडीए ने अटल बिहारी गवर्नमेंट की प्राइम मिनिस्टरशिप में पहली बार सरकार बनाई, कितने दिन की, 13 डेज की। फिर ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं, बीजेपी मेजर अलायंस था, एनडीए की गवर्नमेंट बनी। मतलब ये जो अलायंस था इसमें बीजेपी का मेन रोल था। फिर अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट बनी तो वो 13 मंथ की बनी। ठीक हुई बात। फिर थर्ड टाइम फिर बीजेपी को एनडीए को मैंडेट मिला, फिर गवर्नमेंट बनी पूरे 5 ईयर के लिए। तो इस बात से, इस एग्जांपल से आपको ये समझ में आना चाहिए कि वैसे तो टर्म 5 साल है पर इमरजेंसी लगी हो तो इसको 6 साल तक हम ले जा सकते हैं। और कई बार गवर्नमेंट पहले भी गिर सकती है। जैसे एनडीए की सरकार बनी जिसमें प्राइम मिनिस्टर बनाया गया अटल बिहारी को। पहले 13 दिन में सरकार गिर गई, फिर 13 महीने में सरकार गिरी और बाद में फिर उन्होंने पूरा कार्यकाल पूरा किया। आई बात समझ में? चलो अब हम देखते हैं बुक में क्या लिखा है। जो टर्म होता है हाउस का वो 5 ईयर्स होता है, अगर वो जल्दी डिसॉल्व ना हो। जल्दी डिसॉल्व होने के पीछे भी बहुत सारे कारण होते हैं। ठीक है, अगर प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है उद्घोषणा, तो अगर घोषणा की गई हो इमरजेंसी की, अगर इमरजेंसी लगी हो तो जो लाइफ होती है हाउस की उसे एक्सटेंड भी कर दिया जा सकता है, मतलब बढ़ा दिया जा सकता है, वो भी मैंने बता दिया। पर ये एक्सटेंशन सिर्फ 1 साल का होगा। ठीक है बात। जो हमारी 5th लोकसभा थी, जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, इंदिरा गांधी ने हमारे इंडिया में लगाई इमरजेंसी और उस इमरजेंसी के टाइम में जो लोकसभा हमारी 1976 18 मार्च को ख़त्म होने वाली थी उसको 1 साल बढ़ा के कब ख़त्म किया गया, 18 मार्च 1977 को। तो यहाँ से जो बात आपको सीखनी है वो ये है कि जो टर्म होता है वो 5 ईयर होता है। इमरजेंसी के टाइम 1 साल बढ़ भी सकता है और कई बार सरकार पहले भी गिर जाती है, लोकसभा पहले भी डिसॉल्व हो जाती है। अब हम कंपोजिशन की बात करेंगे तो कंपोजिशन में आपको सिर्फ 3 चीज़ें बहुत ध्यान से समझनी है। टोटल मैक्सिमम इतने लोग लोकसभा में आ सकते हैं। देखो बेटा अब हमारी लोकसभा की पूरी पार्लियामेंट नई बन चुकी है, लोकसभा की नई बिल्डिंग बन चुकी है, तो उसमें डिलिमिटेशन अभी होना है। तो हो सकता है 800 मेंबर तक हम लेके जाएं किसमें, लोकसभा में, पर अभी तो नहीं हुआ है। तो अभी हाल फिलहाल के लिए आप याद रखें कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ 552 तक हो सकती है। इसमें से जो 530 होंगे वो कहाँ से आएंगे बेटा, स्टेट से आएंगे, और जो 20 लोग होंगे वो आएंगे हमारी यूनियन टेरिटरीज से। ठीक है बात। जो 2 लोग बचे, ये जो 2 लोग होंगे ये होंगे एंग्लो इंडियंस। ठीक है, अब हम एंग्लो इंडियंस किसको कहते हैं बेटा, तो एंग्लो इंडियंस हम उन लोगों को कहते हैं जिनके फादर कहीं ना कहीं यूरोपियन रहे हैं और मदर इंडियन रही है। देखो हमारे इंडिया पे पोर्तुगीज़ रूल भी था, फ्रेंच रूल भी था और इंग्लिश रूल भी था। गोवा को कंट्रोल कर रहे थे पोर्तुगीज़, पौंडीचेरी किसके कंट्रोल में था, फ्रेंच, और बाकी मैक्सिमम पार्ट में इंग्लैंड का कंट्रोल था। तो कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ मतलब शादी कर ली गई उन अंग्रेज़ों ने यहीं पर, है ना। तो अब क्या हुआ, उनसे जो बच्चा हुआ उसके पापा तो रहे यूरोपियन और मदर रही इंडियन, तो ऐसे बच्चों को हमने क्या कहा, एंग्लो इंडियंस। तो 2 लोग प्रेसिडेंट अगर चाहे कि भाई एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है तो 2 लोगों को नॉमिनेट कर सकता है। पर एक बात बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रखना कि 2020 में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, बीजेपी की जो गवर्नमेंट थी, उसने कह दिया है कि आगे अब कोई एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के नॉमिनेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो अगर बेटा अंग्रेज हमें छोड़ के चले गए 1947 में, हम आज़ाद हो गए, उसके बाद अगर कोई बच्चा हुआ भी होगा तो अभी
76 77 साल का हो रहा, तो अब रिजर्वेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सही भी है, मतलब 24 में अब जो हमारे इलेक्शन होने वाले हैं, 24 में भी इलेक्शन होंगे ना, तो उसमें एंग्लो इंडियन की सीट्स नहीं होंगी, नॉमिनेशन नहीं होगा। जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है लोकसभा की, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने बताई, वो 552 है। 530 मेंबर्स आते हैं स्टेट से, 20 मेंबर्स आते हैं यूनियन टेरिटरी से, और 2 मेंबर होते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के। इन्हें नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट। कहाँ पर? लोकसभा में। अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि भाई ये कम्युनिटी को एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है, तो जो इफेक्टिव स्ट्रेंथ होती है वो अलग अलग हो सकती है बेटा। अभी करंट की बात करें तो 545 है, जिसमें से कि 543 मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्ट होके आए हैं और 2 एंग्लो इंडियंस हैं जिन्हें प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किया है। ठीक है बात? अब समझ में आ गया ना एंग्लो इंडियन कौन होते हैं? जिनके फादर कहीं यूरोपियन, पोर्तुगीज़ होंगे, फ्रेंच होंगे या इंग्लिश होंगे, और मदर इंडियन होंगी। ठीक है बात? इन्हें नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट। जो अलॉटमेंट होता है मेंबर्स का वेरियस स्टेट्स का इस रफली प्रोपोर्शनल टू इट्स पॉपुलेशन। देखो कुछ स्टेट्स हैं जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ से ज़्यादा लोग रिप्रेजेंटेटिव बन के आएंगे पार्लियामेंट में। कुछ स्टेट्स है जहाँ पॉपुलेशन बिल्कुल नॉमिनल है या कम है, तो वहाँ से कम लोग चुन के आएंगे। तो जो अलॉटमेंट होता है मेंबर्स का वेरियस स्टेट्स का, वो रफली पॉपुलेशन के बेसिस पे होता है। उत्तर प्रदेश लोकसभा में 80 मेंबर्स को भेजता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, तो वहाँ से 80 मेंबर्स आते हैं। उसके बाद महाराष्ट्र से आते हैं 48 मेंबर्स, है ना। तेलंगाना विच वॉज फॉर्मली केम इन टू एग्जिस्टेंस ऑन 2 जून 2014, 2014 में 2 जून को तेलंगाना बना। वहाँ से सिर्फ 17 मेंबर आते हैं। तो देखो बेटा, अलग अलग स्टेट से अलग अलग मेंबर आते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन। उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा 80 सीट्स हैं, महाराष्ट्र से 48 हैं, तेलंगाना से सिर्फ 17 है। हर स्टेट रिप्रेजेंट करता है अपने आप को अकॉर्डिंग टू इट्स पॉपुलेशन, मतलब जितनी आपकी पॉपुलेशन उस हिसाब से लोकसभा में आपके स्टेट से मेंबर जाएंगे। अभी कुछ स्टेट्स हमारे यहाँ से ऐसे हैं बेटा जहाँ से सिर्फ एक ही मेंबर आता है लोकसभा में, जैसे मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है बेटा। तो ये 3 स्टेट्स हैं, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, जहाँ से एक एक मेंबर आता है। यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली से 7 मेंबर्स आते हैं लोकसभा में। तो यहाँ पर देखो इतनी चीज़ें तो आपको लर्न होनी चाहिए, क्योंकि आपकी बुक मेंशन कर रही है उत्तर प्रदेश से 80, महाराष्ट्र से 48, तेलंगाना से 17। एक एक मेंबर आता है कहाँ से? मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम से। यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली से 7 मेंबर हैं लोकसभा में। अब क्या लोकसभा में सीट्स जो होती हैं उनमें रिजर्वेशन होता है? तो बेटा बिल्कुल होता है। ठीक है, सीट्स रिजर्व है लोकसभा में भी शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए। शेड्यूल्ड कास्ट वो कास्ट जो मीनियल जॉब किया करती थी आदिकाल से। शेड्यूल्ड ट्राइब वो ट्राइब को हम बोलते हैं जो जंगलों में रहा करती थी। तो इन लोगों को इकोनॉमी में प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिले, इनका सोशल स्टेटस बढ़ जाए, ये भी इकोनॉमी के मेन स्ट्रीम का पार्ट बने, इसलिए हमने इन्हें रिजर्वेशन दे रखा है किसको? को शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जिस भी कम्युनिटी के लिए वो सीट रिजर्व होगी, कई बार शेड्यूल कास्ट के लिए होगी, शेड्यूल ट्राइब के लिए होगी, या कई जगह दोनों की पॉपुलेशन बराबर होती है, तो एक 5 साल शेड्यूल कास्ट को दे दिए, दूसरे 5 साल शेड्यूल ट्राइब को दे दिए। तो बेटा एक रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो ही पर्सन इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकता है जो उस पर्टिकुलर कास्ट या ट्राइब से बिलोंग करे। देखो अभी मैंने देखा कि एक ये पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर शेड्यूल कास्ट के लोग ज़्यादा हैं, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी वो किसके लिए रिजर्व होगी? शेड्यूल कास्ट के लिए। यहाँ पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट कौन कर सकते हैं? सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लोग। पर कई बार हम लोगों ने देखा एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ पर आधे शेड्यूल्ड ट्राइब है और आधे शेड्यूल कास्ट है। अब क्या होना चाहिए, किसके लिए हम इसको रिजर्व करें? शेड्यूल ट्राइब के लिए कि शेड्यूल कास्ट के लिए? तो गवर्नमेंट ने बोला ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले 5 साल इसको दे दो, दूसरे 5 साल इसको दे दो, और यही साइकिल रोटेट होती रहेगी। बेटा अगर हम 2008 की बात करें तो जो सीट्स रिजर्व की गई थी शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, उन्हें 79 से बढ़ा के 84 कर दिया गया था, और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए जो सीट्स पहले 41 हुआ करती थी उन्हें 47 कर दिया गया। ये भी आप याद रखें। 2008 में हमने रिवीजन किया शेड्यूल कास्ट के सीट्स में, पहले 79 होती थी, उन्हें बाद में 84 कर दिया गया। शेड्यूल ट्राइब के सीट्स बढ़ा के 41 से 47 कर दी गई। अब हम पढ़ेंगे बेटा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है? वोटिंग राइट टू ऑल। हमारे इंडिया में ये एज 18 है,
पहले 21 हुआ करती थी, 21 से कम करके अब हमने क्या कर दी 18। हर वो बच्चा जो 18 ईयर्स की एज को अटेन कर लेता है वो वोट दे सकता है। द हाउस इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड बाय डायरेक्ट इलेक्शंस, जो लोकसभा होता है उसे फिल किया जाता है डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू, और वो डायरेक्ट इलेक्शन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे होते हैं। तो हर व्यक्ति जो 18 साल का हो जाएगा वो वोट देने के लिए एंटाइटल हो जाएगा, ठीक है। बस कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर हम उसे डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, जैसे कई बार पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, बहुत ज़्यादा क्रिमिनल केसेस, मतलब कोई सीवियर क्रिमिनल केस हो उसके ऊपर, तो वो डिस्क्वालीफाई होगा। अदरवाइज हर वो व्यक्ति जो 18 ईयर की एज को अटेंड कर लेता है वो वोट कास्ट कर सकता है अपना, ठीक है बात। देखो तो एवरी पर्सन, हर व्यक्ति जिसने 18 साल की उम्र को पा लिया, मतलब हो गया है, वो एंटाइटल हो जाता है वोट डालने के लिए, प्रोवाइडेड ही इज़ नॉट अदरवाइज डिस्क्वालीफाइड। कुछ केसेस में डिस्क्वालिफिकेशन है तो उसमें नहीं आना चाहिए बस आप, ठीक है। अब पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ को हम पढ़ें उसके पहले मुझे यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी, वो दे देती हूँ। बेटा ये जो जम्मू, ये क्या बोला है देखो ज़रा यहाँ पे, प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा एंड सीट्स अलॉटेड टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो यहाँ पर स्टेट्स की बात हम कर रहे हैं, है ना। और देखो यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट्स में लिखा है, जबकि बेटा ये अब स्टेट नहीं है, ये क्या बन गया, यूनियन टेरिटरी। आई बात समझ में। तो यहाँ पर आएगा यूनियन टेरिटरीज़ में आ जाएगा हमारा जम्मू और लद्दाख, दोनों ही यूनियन टेरिटरी बन गई, जम्मू और लद्दाख। अच्छा दूसरी बात, ये दादरा एंड नागर हवेली एंड दामन एंड दीव, पहले जो ये 2 यूनियन टेरिटरीज थी, अब इन दोनों को मिला के क्या बन गई है, एक यूनियन टेरिटरी, ठीक हुई बात। अब हम देखेंगे बेटा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज़। तो जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ होती हैं वो एक वेल डिफाइंड टेरिटोरियल एरिया होता है। ऐसा नहीं होता कि मैंने अपनी मर्जी से कुछ भी ड्रॉ कर लिया, एक वेल डिफाइंड टेरिटोरियल एरिया होता है, ठीक है, विच इज़ कॉल्ड अपॉन टू इलेक्ट समवन टू रिप्रेजेंट इन इट लोकसभा। एक पूरे स्टेट को इस तरीके से डिवाइड किया जाता है पॉपुलेशन के बेसिस पे कि 2 एरियाज़ में पॉपुलेशन कैसी होनी चाहिए, सेम, और यहाँ से एक मेंबर उठ के जाएगा जो लोकसभा में बैठेगा और इस पर्टिकुलर टेरिटरी को रिप्रेजेंट करेगा। एक मेंबर यहाँ से आके यहाँ बैठेगा, यहाँ से आके यहाँ बैठेगा। तो हर स्टेट को इस तरीके से डिवाइड किया जाता है पॉपुलेशन के बेसिस पे कि हर 2 एरिया में, हर 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी में पॉपुलेशन सेम हो, एक मेंबर इलेक्ट हो और जाके लोकसभा में बैठे। एट प्रेजेंट जो लोकसभा है उसमें 543 मेंबर इलेक्ट हुए हैं, ठीक है। अब बेटा वो कैंडिडेट जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिल जाते हैं, रिस्पेक्टिव ऑफ द परसेंटेज ऑफ वोट्स ही और शी सिक्योर इज डिक्लेयर्ड एज इलेक्टेड। जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिल जाएंगे, लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोट मिल जाएंगे, वो उस पर्टिकुलर टेरिटरी से, एरिया से, कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट होकर लोकसभा में बैठने के लिए अधिकारी हो जाए, मतलब पात्र हो जाएगा, एलिजिबल हो जाएगा। आई बात समझ में। जिससे सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे, भले ही वोटिंग परसेंटेज मिला है नहीं मिला है वो इमटेरियल है। सपोज करो 3 कैंडिडेट खड़े हुए, एक बीजेपी का था, एक आपका था, आम आदमी पार्टी का था, और एक कांग्रेस का था। कांग्रेस और आपको मिला के 60% वोट हो रहे हैं और इस बीजेपी के कैंडिडेट को 40% ही वोट मिले हैं उस पूरे एरिया के मिला के। पर अगर इस बीजेपी के कैंडिडेट के पास इन दोनों से ज़्यादा वोट होंगे, मतलब आपके अकेले वोट से भी ज़्यादा इसके पास हो, कांग्रेस के अकेले वोट से भी इसके पास ज़्यादा हो, तो ये पर्सन यहाँ से इलेक्टेड माना जाएगा। आई बात समझ में। भले ही वोटिंग परसेंट आधे से ज़्यादा नहीं है, वोटिंग परसेंट इसके पास आधे से ज़्यादा नहीं है, फिर भी ठीक है बात। चलो होप इतना जो पढ़ा है वो क्लियर होगा। बेटा क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स से हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में, ठीक है।